चलें, अब हमने कैटेनेशन के बारे में पढ़ लिया, जितना डिटेल हम पढ़ सकते थे हमने उतना डिटेल पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा अपने आप को वो करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर उसके हिसाब से बात करते हैं। हमारे कोर्स के अंदर है एक चीज़, उसका नाम है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचुरल सोर्सेज कौन कौन सी हैं? नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो कौन कौन सी जरा बताएगा? दोबारा जोर से बोलेगा। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, और बिल्कुल सही है। हमारे पास सबसे पहली चीज़ है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, और भी हैं। ये तो बिल्कुल एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर, सही है। और इसके बाद एक चीज़ है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जिसको हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल, सही है। और नेचुरल गैस और कोल। तो ये हमारे पास ये वो पार्टी हो गई जो कि अभी तक जिंदा है। इंसान अभी तक जिंदा है, एनिमल्स अभी तक जिंदा है और प्लांट्स अभी तक जिंदा है। इनसे जो आने वाले कंपाउंड्स हैं वो तो सारे ऑर्गेनिक के अंदर ही आएंगे, ये तो नेचुरल सोर्सेज हो गए। इसके बाद ये वो कैटेगरी है जिसकी अभी कोई सांस नहीं है लेकिन स्टिल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ज़मीन से जो ऑयल निकल रहा है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर गैसोलीन भी है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। नेचुरल गैस, कोल वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं कोल की एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं कोल की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है थर्मल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। थर्मल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है इसको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अभी हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में पढ़ेंगे या पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। तो अभी पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर हम सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं थर्मल या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, तो इसका मतलब क्या होगा? आपके ध्यान में क्या आ रहा है? थर्मल मतलब हीट, ब्रेकिंग डाउन करना, हीट देके तोड़ना। डिस्टिलेशन मतलब प्यूरिफाई करना, अलग करना, सेपरेट आउट करना, सही है। तो मैंने यहाँ पे इसका मतलब यही लिख दिया कि हीट से क्या करें हम लोग, हीट से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करके फिर उसको सेपरेट कर रहे हैं। अगर हम कोल की थर्मल डिस्टिलेशन करते हैं, कोयले की थर्मल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगी? मेजर कितनी प्रोडक्ट्स अगर हम इसको हीट जलाएंगे तो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में करते हैं, तो फिर हमारे पास कोल गैस बनती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो नहीं आ रही ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों नहीं बन रही, लेकिन कार्बन के साथ में कोल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल होती है। लेकिन कोल गैस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि कोल गैस के अंदर ईथेन भी शामिल होता है, कोल गैस के अंदर मीथेन भी शामिल होता है, इसके अंदर ईथीन भी शामिल होता है, इसके अंदर ईथीन भी शामिल होता है, इसके अंदर इथाइन भी शामिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो कोल गैस बेसिकली मिक्सचर है इन सारी गैसेस का। अब मीथेन गैस की कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा है, मीथेन गैस की कॉम्पोजिशन है 35%। इथेन गैस की कॉम्पोजिशन मुझे ध्यान में नहीं है, इथीन की है 9% तक कॉम्पोजिशन होती है, इथाइन 10% मौजूद होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी इस तरह से कुछ परसेंटेज रहते हैं इसके अंदर। यानी कि कोल गैस कोई सिंपल एक गैस नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसी तरह से जब हम कोल को हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो कोल गैस जो प्रोड्यूस होती है वो तकरीबन 10 to 15% होती है ओवरऑल कोल के मुकाबले में। तो देखें, अगर हमारे पास कोल जो है वो तकरीबन 100% होगा, तो उसके मुकाबले में 10 to 15% कोल गैस प्रोड्यूस होगी, सही है। और फिर कोल तार भी प्रोड्यूस होगा, जैसे कि गैसेस फॉर्म में है तो कोल तार जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और ये कितना प्रोड्यूस होगा? कोल तार तकरीबन प्रोड्यूस होता है 20 to 25% ऑफ द कोल, सही है। अब इस कोल तार की भी डिस्टिलेशन की जाती है।
इस कोल तार की डिस्टिलेशन की जाती है और डिस्टिलेशन करने के बाद इस कोल तार से बेंजीन, टॉलीन, नेफ्थास, अल्केन्स और पता नहीं क्या क्या इस कोल तार से अलग किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ अलग किया जाता है इस कोल तार से भी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि कोल की, तो कोल का जो रेजिड्यू बच जाता है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो कोल बच जाता है उसको बोलते हैं कोक। अब इस कोक, ये कितना होगा, ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन होगा, सही है। इस कोक के भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आपने सड़कें बनते हुए देखे कभी? जब सड़कें बननी होती हैं, डामर डल रहा होता है, कभी देखा होगा ऐसा प्रोसेस? रोड्स बन रहे होते हैं, कभी तो देखा होगा। वो साइड में एक चैम्बर होता है जिसके नीचे आग लगी हुई होती है, उस चैम्बर के अंदर कुछ पक रहा होता है, ब्लैक कलर का बन रहा होता है, इतना गौर से नहीं देखा। तो खैर होता क्या है कि एक ब्लैक कलर का एक चैम्बर होता है, लोहे का चैम्बर होता है बहुत बड़ा सा, उसके नीचे फुल आग लगी हुई होती है और दोनों साइडों से वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है, उसके अंदर कोयला पक रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको हीट किया जा रहा होता है। फिर होता क्या, उस चैम्बर के अंदर से काला काला धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा निकलता ही रहता है, कंटिन्यूस निकलता रहता है। तो उसका मतलब कोल गैस तो लिबरेट हो गई। अब उस चैम्बर के अंदर जब एक हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि कोल तार और कोक इन दोनों का मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डामर। वो निकालते हैं, ब्लैक कलर का मिक्सचर उठाते हैं, वो लिक्विड और सॉलिड थोड़ा मिक्सअप होता है, उसको उठाते हैं, सड़कों में फैलाते हैं और अच्छे से फैलाने के बाद रोलर आता है, उसको रोल करता है, तो सड़क बनती है इस तरह से। तो ये हमारे पास वहाँ पे काम आता है सारे वेपर। लेकिन कोल तार की अगर फर्दर डिस्टिलेशन की जाए तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अलग कर सकते हैं। कोल का टॉपिक तो यहीं तक है, इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करा मैं। इस कोल से, हाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोल से हम लोग एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब इस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लें, कोई सी भी एनर्जी बना लें, आप बना सकते हैं। अच्छा, आपको कोई ज़रूरी कॉल करनी है? अगर करनी है तो कर लें, बस अभी मतलब अभी तो नहीं करनी। अच्छा देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस के बारे में। और मैं आपको सच बताऊं तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसको हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। हम नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो नेचुरल गैस में सीएनजी में और एलएनजी में और एलपीजी में, इन सब में क्या डिफरेंस है ये मुझे बताएं। नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी भी आपने मुझे बता दिया। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये क्या हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अच्छा, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ की जाती है? सीएनजी तो गाड़ियों के अंदर यूज होती है, एलएनजी भी गाड़ियों के अंदर यूज होती है, एलपीजी गाड़ी चले, एलएनजी जहाज़ों में नहीं होती। एलपीजी से पहले, एलपीजी के पहले यूज़ करते थे हम लोग रक्शे जो चलते थे ना, वो टुक 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 वाले रक्शे, आपने देखा होगा यार कराची के अंदर पट पट वाले रक्शे, उसके अंदर एलपीजी डलती थी। अब उन रक्शों का टाइम खत्म हो गया, अब जो है सीएनजी डलती है उसके अंदर ना। हम सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। अगर आपको नेचुरल गैस समझ में आ गया तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। जो नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन है ना, वैसे नेचुरल गैस को और क्या क्या कहा जाता है वो बता देता हूँ। नेचुरल गैस को कहा जाता है मीथेन गैस, मार्श गैस क्यों कहा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही, जिस जगह से पाई जाती है उसकी लोकेलिटी के हिसाब से उसको नाम देते हैं। मार्श बोलते हैं दलदल को, तो दलदली जगहों से ये मीथेन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मार्श गैस। पाकिस्तान के अंदर इसको क्या कहा जाता है? सुई गैस कहा जाता है, क्योंकि हमने 1952 के अंदर एक वेल ड्रिल किया था सुई के मकाम पर, उसको उसी नाम से, सुई गैस के नाम से हम इसको याद करते हैं। बहरहाल नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन पर आते हैं, बगैर कोई लंबी चौड़ी टाइम ज़ाया किया। तो नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन में होता क्या है कि 94.5% होता है मीथेन। 94.5% मीथेन है, फिक्स नहीं है, हर जगह से हम लोग निकालते थे, इसकी कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है, लेकिन तकरीबन 90% के आसपास होता है। अच्छा, 1.05% यहाँ पर होता है इथेन, और इसके बाद जो प्रोपेन है, प्रोपेन होता है तकरीबन हमारे पास 0.17% तक,
जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और ब्यूटेन होता है, 0.1% तक। फिर होती है नाइट्रोजन गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। N2 गैस, नाइट्रोजन गैस 3.88% तक मौजूद होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिनरल्स, मिनरल्स और मेटल्स और सल्फर और H2S, सल्फर डाइऑक्साइड और पता नहीं क्या क्या, ये तकरीबन 0.1% से नीचे नीचे होती है सब कुछ मिलाकर। तो अगर आप इस सब का टोटल करें तो कितना बनेगा? मेरा ख्याल आप कैलकुलेटर निकाल के इसको ज़रा टोटल करके बताएं कि कितना बन रहा है एग्जैक्टली। 99.7% टोटल बन रही है। इसको इसको भी मिला लेंगे तो ये बन जाएगा 99.8 बन जाएगा, है ना। इसका मतलब 100% के आसपास है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन के अंदर जो मैंने कॉम्पोजिशन लिखी है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं पर डिफरेंस होगा, लेकिन बहरहाल काफ़ी इतना। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल गैस किस किस चीज़ से मिलकर आती है? मीथेन गैस से, इथेन गैस से और नाइट्रोजन गैस से, दैट्स इट। क्योंकि इन दोनों की कॉम्पोजिशन, इन तीनों की कॉम्पोजिशन ऐसी है जो कि 1% से तो ऊपर है। 94.5% ये 1% और ये तकरीबन 4%। तो टोटल मिला के ये 99% तो सिर्फ यही बन जाएगा, बाकी सब ये आ जाएंगे छोटी छोटी छुट्टी मुट्टी चीज़ें। अब नेचुरल गैस के अंदर आपको पता है, नेचुरल गैस के अंदर होता क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जब गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होता है तो फिर होता क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। भाई आप ज़रा समझने की कोशिश करें मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, वेरी फार। हाँ बिल्कुल सही, वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्यों आएगी कंप्रेस करने की, यह बताना आपने। वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई, गाड़ियों में क्यों डालने के लिए कंप्रेस करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, वजह सोचे ना। आपने एक चीज़ पकड़ ली कि वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ आपने पकड़ लिया है यहाँ पे। अगर दोबारा जाए ना माइक तो बता दिएगा।
वैसे भी हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर मैं आमतौर पे अपने घर की बात करता हूँ तो हमारे घरों के अंदर जो गैस का बिल आता है वो पूरा महीना यूज़ करने के बाद 1000 रुपये से नीचे नीचे आ रहा होता है। ऐसा ही है, कभी कभार 700, कभी कभार 600 आ रहा होता है इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करते हैं गाड़ी की, अगर मेरे पास लेट से गाड़ी है और मेरे पास है नहीं वैसे, लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी है और उसके अंदर मैं CNG यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर शायद 1000 रुपये की CNG डलवा लूँगा। इसका मतलब कि मैं गाड़ी के अंदर जो यूज़ कर रहा हूँ 4 हफ्तों के अंदर मैं तकरीबन 4000 5000 की CNG फूँक दूंगा, इससे भी ज़्यादा फूँक दूंगा। इसका मतलब घर के अंदर जो सारा पूरा महीना खाना पक गया, गीज़र भी जल गया, जनरेटर भी जल गया, उसके सबकी यूसेज से ज़्यादा है मेरा गाड़ी का फ्यूल जो फूक रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं उस सिलेंडर के अंदर सिर्फ नेचुरल गैस भरता तो मुझे क्या होता है, रोज़ाना लाइन में लगना पड़ता, रोज़ाना गैस भरवाने पड़ते और रोज़ाना के हिसाब से मुझे खुआरी काटने पड़ती है। आप समझ पा रही है? तो उस गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे, उस गैस को कंप्रेस कर देते हैं, तो ये बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसके बारे में आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम इसका कम है, इसका प्रेशर हाई है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए, मतलब जो गाड़ियों वगैरह कार्स वगैरह के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं, कार्स फ्यूल वगैरह के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब देखें एक आखिरी चीज़ रह गई है, वो है LNG, क्योंकि LPG के बारे में आपको पता लग चुका है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नेचुरल गैस जो होती है वो बेसिकली मीथेन गैस का मिक्सचर होती है। LPG जो मिक्सचर होती है वो होती है प्रोपेन का और ब्यूटेन का मिक्सचर। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। इसको आम अल्फाज में समझें तो मीथेन के अंदर 1 कार्बन होता है और प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन। तो हमें बेसिक एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि गैसेस